Welcome back, everybody. This is our sixth class in previous year question series for JE for chapter Gravitation of class 11th. Before this, we have made 5 videos in this series, and all of those can be found on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these type of videos. And name of that playlist is JE Mains Previous Year Questions. So you can go and check those videos. Also, we have started similar series for NEET questions. So you can also check that NEET series also. And if you found these videos useful, then do press the like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount you want. With this amount, we will be able to bring you more better quality content with better video quality in future. So please consider donating. And with this, let's start today's video. In previous video, I think we have covered up to question number something 50 or something. Yes, this was the last question we covered, and it was a long question, and finally we got the answer. So now let's start question number 55. This was question number 54. So let's इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं. Okay. So a spaceship orbits around a planet at height of 20 kilometers. So height mentioned है 20 kilometer यहाँ पे. From its surface, assuming that only gravitational field of the planet acts on the spaceship, what will be the number of complete revolution made by the spaceship in 24 hours? Means 24 घंटे में कितनी वो revolution लेगा. तो हमें क्या पता करना होगा, पहले उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें पता होगी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. और आप ये भी बोल सकते हैं कि इसकी डेली फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन ए डे क्या होगा, डेली फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है. सो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन होती है v ऑर्बिट इज गिवन बाय gm डिवाइड बाय, यहाँ पे होता है d, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट. और ये इसको आप लिख सकते हो gm r, ये r क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट प्लस हाइट ऑफ द प्लेनेट. सो जो आपके पास ये g की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ द प्लेनेट हमें गिवन है, r प्लस h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. जो रेडियस ऑफ द प्लेनेट है, दैट r इट इज 2 × 10⁶ मीटर प्लस हाइट, ये 20 किलोमीटर है. 20 किलोमीटर को आप लिख सकते हैं 20 × 10⁻³ मीटर. तो ये तो वैल्यू इसके कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 2 × 10⁶ मीटर ही हम इसको यूज करेंगे r प्लस h की वैल्यू. तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई. तो अब हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. तो जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2 पाई, जो इसकी डिस्टेंस है दैट इज r प्लस h डिवाइड बाय वेलोसिटी. तो ये आ जाएगा जो सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड. और हमें ये फाइंड आउट करना है कि 24 आवर्स में कितने रोटेशन लेता है. तो सपोज कीजिए इसका आंसर आपके पास 2 आवर्स आता है, तो उस 2 आवर्स को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 24 को उस 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ रोटेशंस इन 24 आवर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो t है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं. सो इट इज 2 पाई r प्लस h, और जो v है, v की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इट विल बी gm, और ये r प्लस h ऊपर चला जाएगा. नाउ जो ये r प्लस h आप इसको अंदर ले जाइए, तो इट विल बी 2 पाई gm r प्लस h होल क्यूब, और इसको आप इन शॉर्ट लिख सकते हो 2 पाई gm r प्लस h पावर 3/2. तो r प्लस h की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, 2 पाई का हमें पता है, g और m का हमें पता है. वैल्यूज पुट करते हैं. एंड ये भी अंडर रूट में, सॉरी,
रूट जी एम है जो, ये भी अंडर रूट के अंदर ही है बिकॉज वेलोसिटी की वैल्यू रूट जी एम बाई एच है। सो यहाँ पे डिवाइड में जी एम होगा और यहाँ पे ओके। सो अब हम इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये एज इट इज रहेगा आर प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाई जी एम, यहाँ पे नहीं आएगा जी एम। ओके, सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। टाइम पीरियड 2 इंटू 3.14, आर प्लस एच की वैल्यू ये है हमारे पास, तो इसका क्यूब हो जाएगा 8 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय 6.67 10⁻11 इंटू जो m मास ऑफ प्लैनेट है दैट इज 8 इंटू 22। सो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये देगा आपको 6.28 इंटू ये 22 है आपका, इसमें से 11 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे ओनली 11 बचेगा और 11 ऊपर जाके फिर से माइनस हो जाएगा तो 10⁻7 बचेगा। और उस 10⁻7 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 6.67, ये बचता है। और अब आप यहाँ से देखिए आइडिया लगा सकते हैं कि जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग देगा और ये आपको देगा इंटू 10⁻3। सो जो आप इसको टोटल सोल्व करते हो तो ये आपको देता है 3844.73 और ये आया टाइम, और टाइम हमेशा सेकंड्स में होता है तो ये इन सेकंड्स आता है। अब इसको आप आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल गिव अस 1.07 आवर्स। नाउ हमें ये पता करना है 24 आवर्स में कितने रोटेशन होंगे। सो 24 में आता है तो n आ जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन विल बी 24 बाय 1.07 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देता है आपको 20 अप्रोक्सीमेटली 20.25 रोटेशंस। और 22 और 23 आंसर होना चाहिए था ये, और ऑप्शंस में ऐसा कोई आंसर नहीं है, मींस सभी के सभी ऑप्शंस गलत है। राइट आंसर विल बी 22 और 23 डिपेंडिंग अपॉन आंसर में जो गिवन होता। अगर कंप्लीट पूछा गया तो कंप्लीट तो 22 ही होंगे। आगे बढ़ते। ए रॉकेट हैज बीन लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन सच ए वे दैट इट नेवर रिटर्न, वापस कभी नहीं आता, यानी कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे गया है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। If E is the minimum energy delivered by the rocket to the launcher, what should be the minimum energy to the launcher should have if the same rocket is to be launched from the surface of the moon? Assume density of the earth and density of the moon are equal and that earth's volume is 64 times volume of moon. So density equal है और volumes का हमें relation दिया गया है। So density of earth is equal to density of moon and volume of moon is 1 by 64 times volume of earth because जो अर्थ की वॉल्यूम है वो मून के 64 टाइम्स है। सो हमें यहाँ पे एनर्जी के लिए जो एस्केप एनर्जी है, एस्केप करवाने के लिए जो एनर्जी है, हमें उसके लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली हमें ये पता है कि जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना है किसी भी प्लेनेट की या आप उससे बोल सकते हो ऑब्जेक्ट की फील्ड से, जब आपको वन ऑब्जेक्ट को सेकंड ऑब्जेक्ट की फील्ड से एस्केप करवाना है तो उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी आपको उसको देनी होगी और वो काइनेटिक एनर्जी आपको उसको देनी होगी दैट विल बी इक्वल टू इट्स करंट पोटेंशियल एनर्जी जो कि वो सरफेस पे होती है। कैसे? सपोज कीजिए ये प्लेनेट है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंचाना चाहते हो यानी कि इसकी एनर्जी को जीरो करना चाहते हो तो आपको इसको पॉजिटिव में एनर्जी देनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और जो किसके इक्वल होगी इसकी करंट पोटेंशियल एनर्जी है, और करंट पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस GMM बाय R, यही किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी के। सो GMM बाय R, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी। सेम यही अर्थ के केस में देनी होगी। अर्थ के केस में यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, मून के केस में यहाँ पे मास ऑफ मून आ जाएगा। सो
अब हम क्या करते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी का कंसेप्ट आ रहा है कि यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम यहाँ पे हमें मेंशन है, तो हमें क्या करना होगा, कन्वर्जन करना होगा डेंसिटी और वॉल्यूम के रिगार्डिंग इस फॉर्मूला को हमें डेंसिटी और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, GM बाय R इंटू R इंटू MR, हमने R से मल्टीप्लाई किया और R से डिवाइड कर दिया, तो जो GM बाय R स्क्वायर होता है ये होता है स्मॉल g, तो ये बन जाता है mgr, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको बाहर थ्रो करना है, g क्या है उस प्लैनेट की ग्रेविटी और r क्या है उस प्लैनेट की रेडियस। नाउ अब हमें ये पता है कि जो स्मॉल g है आपके लिए उसकी वैल्यू अगेन इट इज gm बाय r स्क्वायर होती है, और जो मास है, मास को क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो g डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब इंटू r स्क्वायर। सो यहाँ से r स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा, इट विल टू g रो 4/3 g रो पाई इंटू r, और आप ये लिख सकते हो दैट जो स्मॉल g है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 4/3 कांस्टेंट है, ग्रेविटी कैपिटल G कांस्टेंट है, डेंसिटी इक्वल है तो डेंसिटी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो किसके प्रोपोर्शनल है, R के प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेडियस के प्रोपोर्शनल है। ओके, सो G की वैल्यू हमारे पास रेडियस के प्रोपोर्शनल आ गई, तो अब हमें यहाँ पे रेडियस का रेशियो निकालना होगा, और रेडियस का रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेट मी शो यू। अगर हम मून की रेडियस को RM मान लें और अर्थ की रेडियस को RE मान लें, तो इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, दैट 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून क्यूब इज इक्वल टू 1/64 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब। ये दोनों कैंसिल हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से हम क्यूब रूट लेते हैं, तो RM आ जाता है RE/4। ओके, तो हमारे पास एक रिलेशन ये काइनेटिक एनर्जी का है, एक रिलेशन हमारे पास ग्रेविटी का है, और एक रिलेशन हमारे पास ये रेडियस का आ गया। अब हम तीनों को कंबाइन करते हैं, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एनर्जी है जो आपको ऑब्जेक्ट को देनी होगी। सो अर्थ के केस में जो एनर्जी है उसको E माना गया है। सो अर्थ के केस में एनर्जी को E माना गया है, तो अर्थ के केस के लिए एनर्जी E किसके इक्वल हो जाएगी, m ग्रेविटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। और सेम अगर हम मून के लिए करें तो मून के लिए हो जाएगी, ये जो स्मॉल m है यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ना कि मास ऑफ मून, इंटू ग्रेविटी ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ मून। अब अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए रेशियो निकालने के लिए, सो E/EM इक्वल टू हो जाएगा, m से तो m कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा GE/GM इंटू RE/RM। अब RE/RM का रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट 4 इज इक्वल टू RE/RM। तो अब रहता है यहाँ पे GE/GM। हमें G का रिलेशन, G का पता है हमें कि G प्रोपोर्शनल है रेडियस के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट GE/GM किसके इक्वल हो जाएगा, RE/RM के इक्वल हो जाएगा। तो ये GE/GM की वैल्यू RE/RM यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा RE/RM का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होगा आपको देगा 16। सो EM विल बी E/16। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हियर a satellite of mass is in circular orbit of radius r about the center of earth. A meteoroid of same mass falling toward the earth collide with the satellite completely inelastically। तो यहाँ पे थोड़ा ये inelastically अलग अलग लिखा है, मीन्स inelastic collision है, complete inelastic। The speed of the satellite and the meteorite are just the same just before the collision. Subsequent motion will be, तो बताना है कि subsequent motion किस टाइप का होगा। So let us consider कि पहले हमारे पास ये हम
अर्थ बना लेते हैं, एटलीस्ट प्लॉट कर लेते हैं। जैसे सपोज ये अर्थ है और उसमें एक ऑर्बिट बना लेते हैं, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। और सपोज कीजिए करंटली जो हमारा सैटेलाइट है वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, मूव कर रहा है इन डायरेक्शन ऐसे, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और इस पे एक मेटेओरॉइड स्ट्राइक करता है इनइलास्टिकली, और हम ये मान के चलेंगे कि मेटेओरॉइड सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ मूव कर रहा था तो इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा। अगर मेटेओरॉइड इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है तो मेटेओरॉइड कुछ ऐसे आएगा। ओके, ये मेटेओरॉइड है, दोनों का मास इक्वल दिया गया है और वेलोसिटी भी इक्वल दी गई है, मास और वेलोसिटी दोनों की इक्वल दी गई है। तो हम ये क्या मान के चलते हैं यहाँ पे कि जो आपका सैटेलाइट है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है और उसकी वैल्यू v ली हमने, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो इट इज, ये माइनस है, यहाँ पे xy बना लेते हैं, दिस इज x, दिस इज y। सो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है माइनस vi एंड वेलोसिटी ऑफ मेटेरॉइड है माइनस vj। ये हमारे पास वेलोसिटीज है और इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं कंबाइंड सिस्टम की, बिकॉज बाद में दोनों सिस्टम एक साथ मूव करेंगे। तो जब दोनों सिस्टम एक साथ मूव कर रहे होंगे तो टोटल मास हो जाएगा 2m और फाइनल वेलोसिटी v ले लेते हैं इक्वल्स टू m माइनस vi प्लस m माइनस vj। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, m से m कैंसिल और यहाँ पे हाफ आ जाएगा, सो इट विल बी नेगेटिव vi नेगेटिव vj बाय 2। ये वेक्टर फॉर्म में आ गई कंबाइंड वेलोसिटी। और इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें हम तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/2, तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, सो 2v स्क्वायर और उसका रूट 2v डिवाइड बाय v 2, सो v बाय रूट 2। तो देखिए स्टार्टिंग में वेलोसिटी दोनों की v थी और अब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो जब भी वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती है तो जो आपका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है वो किसका काम करता है, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में फार पॉइंट का काम करता है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में नियर पॉइंट का काम करता। तो जो अब आपकी ऑर्बिट होगी उसमें ये वाला जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है ये फार पॉइंट बनेगा और इसी ऑर्बिट के अंदर एक नियर पॉइंट बनेगा। तो जो ऑर्बिट होगी फ्यूचर ऑर्बिट वो कुछ ऐसे दिखाई देगी। ये आपका फार पॉइंट हो गया और इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं स्लाइटली एंड अब हम इसको यहाँ पे लेके जाते हैं। सो समथिंग लाइक कुछ आपकी ऑर्बिट ऐसी हो जाएगी कि जो आपका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था वो बन जाएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट का फार पॉइंट और वहां पे कहीं पे दूसरे प्लेस पे बनेगा उसका नियर पॉइंट। अगर यहीं पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती, फाइनल वेलोसिटी समहाउ इंक्रीज हो जाती, तो जो आपकी नई ऑर्बिट बनती, नई ऑर्बिट आपकी कुछ ऐसे होती कि जो ये वाला पॉइंट है आपका, ये पॉइंट बनता फिर नियर पॉइंट और उसमें कहीं पे आपका फार पॉइंट बनता। तो डिपेंडिंग अपॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और उसके अलावा अगर यहाँ पे और आता कि जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, फार पॉइंट। जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वो फार पॉइंट का काम करेगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two satellites A and B have masses m and 2m respectively. A is in a circular orbit of radius r, B is in circular orbit of radius 2r around the earth. Ratio of their kinetic energies, हमें kinetic energies का रेशियो बताना है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में है
किसी भी प्लैनेट के अराउंड, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास gm मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट, ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट। सो ए के लिए मास m है, सो e a हो जाएगा g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस a के लिए r है, सो 2r। अगर b की बात करें तो g मास ऑफ अर्थ, जो मास है b का इट इज 2m, और इसके लिए जो डिस्टेंस है दैट इज 2r, सो 2 इंटू 2r, तो ये यहाँ पे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये gm बाय 2r। तो देखिए आप दोनों इक्वल हैं, सो रेशियो क्या आएगा 1:1, और ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, और बाद में लिख दिया TA/TB। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप काइनेटिक एनर्जी से क्या की जगह पे क्या निकाल दो, टाइम का रेशियो निकाल दो। आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज पूछा गया, ना कि TA/TB, और बिकॉज नॉर्मली हम TA टाइम के साथ डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने T का यूज किसके लिए किया है, काइनेटिक एनर्जी के लिए किया है। आगे बढ़ते हैं। A satellite is revolving in circular orbit at a height h from the Earth's surface such that h is less than r, where r is the radius of Earth. Assuming effect of Earth's atmosphere is neglected, minimum increase in the speed required so that satellite could escape from the gravitational field of the Earth. Now जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और उसकी जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के ही इक्वल है, बिकॉज जो उसकी हाइट है वो बहुत स्मॉल है अर्थ के सरफेस से। तो जो ऑर्बिटल स्पीड होती है उसकी वैल्यू इस सिनेरियो में हो जाती है gm/r, और हमें एस्केप वेलोसिटी से उसकी वैल्यू बतानी है कि उसको कितनी मिनिमम स्पीड दी जाए कि वो एस्केप कर सके, और जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2gm/r। ओके, सो जो वेलोसिटी का इंक्रीज होगा, ये जो लिखा गया है मिनिमम इंक्रीज इन द स्पीड, की स्पीड में जो इंक्रीज करना होगा वो होगा v माइनस ve माइनस v नोड, सो इट विल बी √2gm/r माइनस √gm/r। अब अगर आप देखते हो कि आंसर है जो वो स्मॉल g की टर्म्स में है, तो इनको स्मॉल g में कन्वर्ट करना होगा दोनों को। उसके लिए क्या कर सकते हैं, 2gm/r है, इसको r से यहाँ पे मल्टीप्लाई और r को यहाँ से मल्टीप्लाई। सिमिलरली जो ये है यहाँ पे भी r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जो gm/r स्क्वायर होता है ये स्मॉल g होता है, तो ये हो जाएगा 2 स्मॉल g इंटू r, और ये हो जाएगा gm/r स्मॉल g इंटू r। यहाँ से रूट स्मॉल g r कॉमन लिया जा सकता है, रूट g r कॉमन ले लिया हमने, तो ये बनता है √2 और ये बनता है -1। सो ऑप्शन डी है जो हमारा, इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A satellite is moving with constant speed v in circular orbit around the Earth. An object of mass m is ejected from the satellite such that it just escaped from the gravitational pull of the Earth. At the time of ejection, kinetic energy of the object is. तो हमें ये बताना है that कि जो ऑब्जेक्ट है जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था किसी प्लैनेट के अराउंड, यहाँ पे आप अगर अर्थ ले लेते हो तो अर्थ के अराउंड, और जैसे ही उससे एक दूसरे पार्ट को, उसके एक हिस्से को हम इजेक्ट करते हैं, और वो जो पार्ट है वो स्पेस में चला जाता है, फ्री स्पेस में चला जाता है, मीन्स अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाता है, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी है। सो लेट अस ड्रॉ, हम पहले बेसिक डायग्राम बना लेते हैं टू इजीली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सपोज ये हमारे पास अर्थ है और इसके अराउंड एक हमारे पास, एंड दिस शुड बी विदाउट फिल, ये किसी सैटेलाइट की ऑर्बिट है हमारे पास। जब हम एस्केप करते हैं तो सैटेलाइट यहाँ पे है, सैटेलाइट से एस्केप करके एक ऑब्जेक्ट ऐसे चला जाता है फ्री स्पेस में,
ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और अगर वो फ्री स्पेस में गया है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ जब आपका ऑब्जेक्ट सैटेलाइट के अंदर था तो उसके पास वही वेलोसिटी थी जो सैटेलाइट की वेलोसिटी थी, और जो ऑब्जेक्ट सैटेलाइट, जैसे सैटेलाइट यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, तो उसकी एनर्जी भी वही थी जो सैटेलाइट की एनर्जी थी, और उसकी वेलोसिटी भी वही थी जो सैटेलाइट की वेलोसिटी थी। सो ऑब्जेक्ट है जो, उसका मास m है, तो पहले तो ये जो ऑर्बिट है हम इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि सपोज जो ये वाला डिस्टेंस है इसको हमने स्मॉल r मान लिया, तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी, वो मास पे डिपेंड नहीं करती, इट इज gme मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। और यहाँ से जो मास m है जब वो इस ऑर्बिट में है तो उस मास की टोटल एनर्जी, हम यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, उस मास की टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस gm ऑफ अर्थ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट स्मॉल m बाय ट्वाइस ऑफ r। ये तो हो गई इस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी, और इस मास की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस gme m बाय 2r, नॉट 2r, पॉजिटिव में प्लस 2r। नाउ ये मेंशन है कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सैटेलाइट से बाहर आने के बाद क्या करता है, एस्केप कर जाता है, यानी कि जैसे ही वो बाहर आया वो अब किसमें नहीं है, इस ऑर्बिटल रेडियस में मूव नहीं कर रहा, उसने कोई एक रैंडम पाथ लिया और वो बाहर चला गया। अगर वो अब ऑर्बिट में नहीं है तो ना तो उसके पास ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी होगी, ना ही और उसके पास ऑर्बिट की टोटल एनर्जी होगी। उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम बोल देते हैं के, और उसके पास यहाँ पे क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है। तो जब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सैटेलाइट से जस्ट बाहर आता है और एज पर क्वेश्चन वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, वो क्या करता है तो यहाँ से फील्ड से ही बाहर चला जाता है। तो मीन्स अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहा तो ना तो उसके पास सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी है टोटल में, ना ही काइनेटिक में। उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू हाइट जो कि हमें पता है। तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अगर हम इसको बोल देते हैं पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, इट विल बी माइनस gm, ये m है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय r, और प्लस इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी। और बाद में जब ये इन्फानाइट पे चला जाता है, बिकॉज टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इन्फानाइट में टोटल एनर्जी 0 होती है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी gmem डिवाइड बाय r। और अगर आप ये देखो जो आपके पास ये वैल्यू थी, ये थी और सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू थी gme बाय r। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है gme बाय r। सो ये जस्ट क्या है, v स्क्वायर की वैल्यू है, सो इट इज m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मींस प्रोवाइडेड द कंडीशन कि आपका ऑब्जेक्ट है वो फ्ली करता है फ्री स्पेस में, तो उस सिनेरियो में ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो mv नॉट स्क्वायर होनी चाहिए, तभी वो फ्री स्पेस में जा पाएगा। अगर वो ऑर्बिट में घूमता रहता तो ऑर्बिट में घूमने के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते थे इस फॉर्म में, ये हो जाता एग्जैक्टली हाफ mv नॉट स्क्वायर। सो विद दिस इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ऑर्बिट में घूमने के लिए ऑप्शन सी होता, बाहर जाने के लिए mv स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू स्टार ऑफ मासिस 3 into 31 kg each at a distance, उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है, रोटेट इन ए प्लेन अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास O, a meteoroid passes through O moving plane perpendicular to star rotation plane. In order to escape the gravitational field of this double star, minimum speed of the meteoroid should have at O. ये बताना है कि मिनिमम स्पीड O पे कितनी हो कि वो इन दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर पाए।
तो सपोज कीजिए ये हमारे पास दो स्टार्स है, ये पहला स्टार है, ये दूसरा स्टार है, और ये इनका सेंटर ऑफ मास है O। अब एक मेटेरॉइड है जो यहाँ पे है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये इनकी फील्ड से बाहर है। तो अगर ये इनकी फील्ड से बाहर है तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी इसके पास 0 होगी, बिकॉज हम ये मान के चलेंगे कि अब ये मूव नहीं कर रहा, और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगी? 0 ही होगी, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। नाउ ये मेटेरॉइड O पॉइंट पे पहुंच जाता है। जब ये मेटेरॉइड O पॉइंट पे पहुंचता है तो इसके पास क्या होगी? इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस, अगर हम इसको स्टार नंबर 1 और इसको स्टार नंबर 2 बोलते हैं, तो इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्टार 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्टार 2। ये होगा, और ये दोनों एनर्जीज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और अभी आपको ये डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे तो पूछा गया है कि मिनिमम स्पीड बताओ कि वो इसको एस्केप कर जाए। तो सपोज कीजिए कि स्टार्टिंग में ये यहाँ पे है और बाद में मेटेरॉइड यहाँ पे पहुंच जाता है, तो ये वाला मेटेरॉइड एस्केप कर गया इसकी फील्ड को। अगर ये एस्केप कर जाता है टोटल एनर्जी 0 हो जाती है, और यहाँ पे उसकी टोटल एनर्जी इसके इक्वल है। तो अगर आप इस एनर्जी को 0 के इक्वल कर दो तो आपको यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी मिनिमम, जो कि रिक्वायर्ड होगी एस्केप करने के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2, जब इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। सो नेगेटिव फर्स्ट की पोटेंशियल एनर्जी आएगी G मास ऑफ स्टार 1 इंटू मास ऑफ मीटेरॉइड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस O पॉइंट का इस स्टार से, और ये डिस्टेंस कितना होगा? बिकॉज दोनों इक्वल मास के हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास दोनों स्टार के बीच में लाई करेगा, और दोनों स्टार के बीच का डिस्टेंस है 2 इंटू 10⁻11, जो D की वैल्यू है दैट इज 2 इंटू 10⁻11। तो जो रेडियस हो जाएगी यानी कि O पॉइंट का एक स्टार से डिस्टेंस, इट इज 10⁻11। सो Gmm/r प्लस G, और ये सॉरी नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी, मास ऑफ स्टार 2 इंटू मास ऑफ मेटेरॉइड बाय अगेन R, बिकॉज मासेस दोनों के इक्वल हैं। यहाँ पे मास ऑफ स्टार 1 मास ऑफ स्टार 2 इक्वल है, मास ऑफ मेटेरॉइड इक्वल है, दोनों के लिए डिस्टेंस इक्वल है, तो ये जस्ट क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2G मास ऑफ स्टार मास ऑफ मेटेरॉइड डिवाइडेड बाय R, और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ मास ऑफ मेटेरॉइड इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। सो मास ऑफ मेटेरॉइड से मास ऑफ मेटेरॉइड कैंसिल हो जाता है, ये 2 से 4 हो जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 4G मास ऑफ स्टार बाय R। G की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, मास ऑफ स्टार है हमारे पास एक का 3 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाय 10⁻11, और जब इसको सोल्व करेंगे ये हमें सोल्व करके देता है 2.83 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, और ये आता है ऑप्शन D इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। So satellite is revolving in circular orbit, height h. Satellite could not escape the gravitational minimum increase in velocity. तो minimum increase in velocity वाला क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया है, कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने किया है उसको। I think it should be on page number 60. Yes, here it is. तो इसका आंसर आया था √GR इंटू √2-1। सो उसका आंसर भी यही आएगा सेम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो सेम एज 59। आप वीडियो में प्रीवियसली इसको जाके देख सकते हैं अगर आपने इसको कवर नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
An astronaut of mass m working on a satellite orbiting the earth at a distance from the earth surface. यहाँ पे सरफेस से डिस्टेंस h दिया गया है, सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस हो जाएगा r plus h. The radius of earth is r while its mass is m. Gravitational pull on the astronaut. तो ये बताना है कि ग्रेविटी एस्ट्रोनॉट पे कितना ग्रेविटेशनल पुल होगा. तो सिंपली सपोज कीजिए ये अर्थ है और यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है और ये एस्ट्रोनॉट की हाइट h दी हुई है हमें. जो एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट का मास स्मॉल m हो जाएगा, अर्थ का मास कैपिटल M है और ये डिस्टेंस है r जो कि अर्थ के सेंटर से है. तो सिंपली ग्रेविटेशनल पुल होगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ एस्ट्रोनॉट बाय टोटल डिस्टेंस r प्लस h का स्क्वायर. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बाकी के ऑप्शन आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिए गए. ये भी बोला गया है जीरो सिंस एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस, कि एस्ट्रोनॉट को वेटलेसनेस फील होगी तो उसका वेट जीरो होगा. अगर उसको वेटलेसनेस फील होती है तो किसी मशीन से वो वेट मेजर करेगा तो वो वेट जीरो हो सकता है. और वो भी बिकॉज इसलिए क्योंकि जिस जो ग्रेविटेशनल फोर्स एस्ट्रोनॉट को नीचे की तरफ लेके आ रहा होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेइंग मशीन है उसको नीचे लेके आ रहा होगा. तो एस्ट्रोनॉट और वेइंग मशीन कभी एक दूसरे के टच में नहीं आएंगे. और आपका वेट मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉट का वेइंग मशीन के ऊपर आके उसको टच करके उस पर फोर्स लगाना जरूरी है. सो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. A very long length L cylindrical galaxy is made of uniformly distribution mass and radius r. R is less than L. तो आपके पास एक cylindrical galaxy है. So let me draw something like this. Suppose कीजिए हमारे पास ये कोई cylindrical galaxy है ऐसे. A star outside the galaxy is orbiting the plane perpendicular to the galaxy and passing through its center. तो जो स्टार है वो इसको ऑर्बिट कर रहा है एक ऐसे एक्सिस के थ्रू जो इसके प्लेन परपेंडिकुलर है, यानी कि जो एक्सिस होगा वो समथिंग लाइक ऐसे होगा कुछ. नोट दिस वन, वी हैव टू प्रोवाइड एलिप्टिकल. यस. तो जो आपका स्टार है वो कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, वो इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन रोटेट कर रहा है. और अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे स्टार है और सेंटर से उसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं दैट इज स्मॉल r. तो अगर उसका स्टार का टाइम पीरियड t है एंड इस डिस्टेंस इज फ्रॉम द एक्सिस इज r, तो t का और r का हमें रिलेशन बताना है. अब आपने बेसिक जो केपलर्स लॉ पढ़े हैं वहां पे आपने पढ़ाया था t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. तो आपको ये आ सकता है कि सर यही आंसर होगा. तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये आंसर नहीं होगा और उसका रीजन ये है कि जो आपके केपलर्स लॉज हैं और ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये कब वैलिड होते हैं जब आपका एक सिमेट्रिकल, आप बोल सकते हो सिमेट्रिक मास सिस्टम होता है. या जैसे हमारे जो सन है, सन स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो हम उसको एक पॉइंट मास मान के कैलकुलेशन कर सकते हैं. यहाँ पे हम एक पॉइंट मास मान के कैलकुलेशन नहीं कर सकते बिकॉज जो पूरा मास है वो एज ए लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसको आप अगर कंस्ट्रेंट भी करते हो तो आपको एक लाइन मिलेगी. सो दैट्स व्हाई ये मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. आपको क्या करना पड़ेगा, गॉसेस लॉ लगाना पड़ेगा ग्रेविटेशन में, जो कि क्या होता है E डॉट ds इज इक्वल टू 4 पाई gm और ये नेगेटिव में होता है. E क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड. ds होता है स्फेरिकल एरिया इक्वल टू 4 पाई gm. अब जब आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाओगे तो अगर आपकी जो शेप है इसकी सिलेंड्रिकल शेप है तो इसके अराउंड जो सरफेस बनेगा वो भी सिलेंड्रिकल सरफेस ही बनेगा. जो आपका गॉसियन सरफेस है वो भी कुछ ऐसे ही बनेगा एंड नीचे भी ऐसे ही. सो ये जो आपका सरफेस बना गॉसियन सरफेस, इसकी रेडियस r है तो इसका जो
सर्कुलर एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, प्रोवाइडेड, अगर हम ये मान लें कि ये लेंथ हमारी एल है जो कि ऑलरेडी मेंशन है, इसकी लेंथ एल है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इंटीग्रल ई जी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू -4 पाई जी एम, ये पाई से पाई कैंसिल होगा और ये 2 से इधर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है इट कम्स आउट टू बी -2 GM डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास RL बचता है। नाउ अब अगर आप एक ध्यान से दें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेंड्रिकल गैलेक्सी इज मेड ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। अब बिकॉज जो गैलेक्सी है वो सिलेंड्रिकल है और साथ में ये भी मेंशन है कि रेडियस बहुत स्मॉल है लेंथ के कंपैरेटिवली, यानी कि जो आपका मास है वो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी मास डेंसिटी इज मास बाय लेंथ। तो ये मास बाय जो लेंथ है यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, सो -2G रो बाय आर, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अगर आप मास डेंसिटी इंट्रोड्यूस भी नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज मास भी कांस्टेंट है और लेंथ भी कांस्टेंट है। सो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई, ग्रेविटेशनल फील्ड से हम फोर्स बना सकते हैं, कैसे, मास टाइम्स ई जी हमें देता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इसको हम, जो स्टार है, स्टार का मास अगर हम स्मॉल m मान लें, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स हो जाएगा -2G रो m बाय r, और नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट करता है कि फोर्स सेंटर की तरफ होगा। और नाउ हमें ये पता है कि ये फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, और सेंट्रीपिटल फोर्स है तो किसके इक्वल होना चाहिए, mv² बाय r के। तो मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करते हैं, इज इक्वल टू mv² बाय r, यहाँ से m से m कैंसल, r से r कैंसल, तो जो v है v आ जाएगा 2G रो, 2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है और रो भी हमारा कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। और अगर अब हम टाइम निकालें सर्कुलर ऑर्बिट में कितना टाइम लगेगा, तो इट विल बी सर्कमफ्रेंस बाय वेलोसिटी, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r, वेलोसिटी इज 2G रो, सो ये कांस्टेंट है, तो यहां से लिख सकते हैं दैट t इज प्रोपोर्शनल टू r, टाइम r के प्रोपोर्शनल होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the planet of mass m and radius r in circular orbit at an altitude of 2r? तो यहाँ पे altitude मेंशन है कि altitude 2r है। तो जब आपका सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे है तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी ऑन सरफेस, इट विल बी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट बाय r उसका सेंटर से डिस्टेंस, प्लस उसको हमें कोई काइनेटिक एनर्जी देनी है सो दैट वो ऑर्बिट में जा सके, प्लस काइनेटिक एनर्जी। नाउ जब वो सैटेलाइट ऑर्बिट में चला गया और उस ऑर्बिट का एल्टीट्यूड 2r है, अगर एल्टीट्यूड 2r है तो उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस होगा एक्चुअल, दैट विल बी r प्लस 2r, 3r। अगर कोई सैटेलाइट 3r पे रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस 3r है, तो उस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी हो जाती है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हो जाएगी -GMM बाय ट्वाइस ऑफ 3r, सो -GMM बाय 6r। नाउ अगेन जो दोनों स्टेट्स हैं दोनों स्टेट में सैटेलाइट की एनर्जी इक्वल रहनी चाहिए बिकॉज एनर्जी कंजर्व रहती है, तो यहाँ से -GMM बाय r प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -GMM बाय 6r, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाती है -GMM बाय 6r प्लस GMM बाय r। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ये देगा 5/6 GMM बाय r। ऑप्शन ए is the right answer. Next question. A planet at a distance solar system is 10 times more massive than the Earth
एंड इट्स रेडियस इज 10 टाइम्स स्मॉलर, तो 10 टाइम मैसिव है, 10 टाइम्स स्मॉलर है। गिवन दैट एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ की भी एस्केप वेलोसिटी गिवन है, तो उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसके लिए हम रिलेशन होता है, इट इज 2g मास ऑफ प्लेनेट बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो अगर इसको हम अर्थ के लिए निकालते हैं, जिसको हम v1 बोल देते हैं, बिकॉज e हम एस्केप के लिए यूज कर रहे हैं, या es एस्केप कर लेते हैं, तो v ऑफ अर्थ हो जाएगा 2g मास ऑफ अर्थ, p था सॉरी, इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये कितनी गिवन है हमें, 11 किलोमीटर पर सेकेंड गिवन है। तो प्लेनेट के लिए आते हैं, अगर प्लेनेट के लिए हो जाएगा 2g मास ऑफ प्लेनेट इज 10 टाइम्स, सो 10 मास ऑफ अर्थ, और जो रेडियस है 10 टाइम्स स्मॉलर है, सो आर ई बाई 10। तो ये 10 से 10 ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 बाहर आएगा तो √10 हो जाएगा, और अंदर बचेगा 2me बाई आर ई। ये वैल्यू हमें पता है 11 है, तो 11 इंटू 10 ये हो जाएगा 110 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज एज द nth पावर ऑफ द डिस्टेंस। सो गिवन है कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है 1 बाय आर एन, तो इसको लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू k बाय आर एन। टाइम पीरियड बताना है कि वो आर के साथ कैसे वेरी करेगा। ये फोर्स है हमारे पास, और फोर्स किसके इक्वल होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल, सेंट्रीपिटल के, बिकॉज वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा होगा। सो इट विल बी mv² बाय आर आ जाएगा, और यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, r से यहाँ पे n/1 हो जाएगा, सो k m r n-1 इज इक्वल टू v अंडर रूट, बिकॉज स्क्वायर था। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, और जो टाइम होगा, टाइम होता है 2 पाई r बाय वेलोसिटी, सो 2 पाई r रूट k इंटू √m/r(n-1). तो यहाँ से अगर ओनली हम r की पावर्स में देखें तो जो t होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा r की पावर, ये तो 1 है, और ये r की पावर आएगी n-1/2, r की पावर n-1/2। दोनों को ऐड करते हैं, सो r 1 प्लस n-1/2, इसको आप करोगे 2 प्लस n-1 यानी कि n+1/2। सो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो फाइनली t आएगा r n+1/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ ऑन एन अर्थ सैटेलाइट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है दैट t² इज प्रोपोर्शनल टू जो उसका डिस्टेंस है, यानी कि r यहाँ पे अर्थ की रेडियस है या प्लेनेट की, और h उसकी हाइट है। ये हमारे पास बेसिक रिलेशन होता है, और इसको एग्जैक्ट अगर हम फॉर्म में बनाना चाहें तो एग्जैक्ट होता है दैट t इज इक्वल टू 2 पाई, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी अगर हम लगा दें, r प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय me। सो यहाँ पे m है मास ऑफ सैटेलाइट, तो बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे डिपेंड करता है, तो ये तो ओके है। मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये ऑप्शन रॉन्ग है। नाइदर ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट नोर द रेडियस, रेडियस पे डिपेंड करता है, तो ये भी गलत है। बोथ मास एंड रेडियस, बोथ मास और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। ओके वेट ए मिनट, जो ऑप्शन डी है, नाइदर द मास ऑफ द सैटेलाइट नोर द रेडियस, तो ये पूछा कि इंडिपेंडेंट किसके हैं। सो मास ऑफ सैटेलाइट के तो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे दो चीजें दे दी गई, तो इसलिए इन दोनों को हम एक आंसर में नहीं ले सकते, तो ये भी इनवैलिड टाइप का आंसर है, ये भी इनवैलिड टाइप का आंसर है, क्योंकि यहाँ पे भी दो वेरिएबल गिवन है। ओनली ऑप्शन सी है जो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि मास पे डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite of mass revolve around the earth in a radius r at height x, height x है तो total distance हो जाएगा r plus x। g is acceleration due to gravity, orbital speed बतानी है कि orbital speed कितनी होगी।
तो कोई भी सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है जी, मास ऑफ जो यहाँ पे प्लैनेट है, यहाँ पे अगर अर्थ गिवन है सो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस होता है दैट इज आर प्लस एक्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज जी की टर्म्स में गिवन है तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, यहाँ पे आर्स ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आर ई स्क्वायर से, और आर ई स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। तो जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर होता है स्मॉल जी, सो इट विल बी स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, जो कि होता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, escape velocity of a body projected vertically upward from the surface of earth, escape velocity given है, अगर बॉडी को 45 के एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, तो आंसर इज सेम, एस्केप वेलोसिटी है जो किससे आती है, एनर्जी कंजर्वेशन से आती है, और एनर्जी के अंदर उसके अंदर क्या आते हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आती है और एक काइनेटिक एनर्जी की टर्म आती है, दोनों स्केलर्स हैं, दोनों एंगल्स पे डिपेंड नहीं करती, तो एस्केप वेलोसिटी भी आपकी चेंज नहीं होती, ऑप्शन सी ही रहेगा, 11 किलोमीटर पर सेकंड ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द इंफिनिटी, जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसको इंफिनिटी पे लेके जाना है, तो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है कितनी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m इंटू वी एस्केप का स्क्वायर, वी एस्केप होती है इट इज रूट 2gm by r where r is radius of earth, so 2gm by r, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये देगा हमें gm m डिवाइड बाय r। आंसर mg की टर्म्स में है, स्मॉल g की टर्म्स में, तो r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और r से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो gm by r स्क्वायर, ये स्मॉल g हो जाएगा, तो इट इज mgr। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question, if suddenly gravitational force of attraction between earth and satellite revolving becomes zero, the satellite will become, तो satellite क्या करेगा, तो इसका आंसर है move tangentially to the orbit of the earth and the same velocity, because सडनली फोर्स जीरो हो गया, सपोज ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है, सडनली इसकी तरफ सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स जीरो हो गया, तो अब ये क्या चला जाएगा, स्ट्रेट चला जाएगा, और इसको बोलते हैं टेंजेंशियल मोशन, सो ऑप्शन बी move tangentially। And coming to last question, escape velocity of the body depend upon mass as, तो जो escape velocity है वो planet के mass पे डिपेंड करती है, depend upon planet mass not on body mass, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, और यहाँ पे बॉडी के लिए लिखा गया है तो m⁻�0, एंड दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड विद दिस हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। लास्ट के क्वेश्चन हमने कुछ जल्दी जल्दी कवर किए हैं, थोड़ी स्पीड से कवर किए, दैट ड्यू टू हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से वी आर रनिंग ऑन यूपीएस, सो वी हैव लिमिटेड टाइम, दैट्स व्हाई हमने इसको थोड़ा फास्टली कवर किया है। होपफुली आपको जो हमने यहाँ पे कवर किया वो अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, एंड इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई होगी। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन हैं आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड आल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगेन अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो QR कोड आपके सामने, आप स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं, इससे हमें बेटर वीडियोस बनाने में और इस सीरीज को कंटिन्यू करने में रखने में मदद मिलती है। सो विद दिस in keep on watching, thanks for watching, we will meet in next video।